प्यारे बच्चों, नमस्कार और एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल NTA नेट पॉलिटिकल साइंस में। पिछले दिन हमने बात की थी केंद्र राज्य संबंधों के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों की। विधायी संबंधों को पढ़ने के पश्चात आज से हम केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों पर बात करेंगे और मेरा अनुमान है कि 2 दिन हमें इसे पूरा करने में लगेंगे। बहुत बारीकी से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ उन बिंदुओं को जिनको कि आम तौर पर नहीं बताया जाता है कक्षाओं में, इसलिए हमारा प्रत्येक टॉपिक क्या है, लंबा खिंच रहा है, जिसका मुझे खेद है। पर कहीं ना कहीं आप अपनी आगामी परीक्षाओं में इसका अनुभव करेंगे कि जो आप ये बहुत डीपली पढ़ रहे हैं अनुच्छेदवार, वो आपको कहीं ना कहीं आगामी परीक्षाओं में और आगामी वर्षों में कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक होने वाला है। तो बिना समय गवाए चलिए अपने वीडियो को करते हैं प्रारंभ। संघ और राज्यों के बीच कार्यपालिका शक्ति का वितरण विधायी शक्तियों के वितरण की अपेक्षा जटिल है, अर्थात कार्यपालिका शक्ति का वितरण अधिक जटिल है विधायी शक्तियों से। विधायी शक्तियों के बारे में हमने देखा था, वह भी जटिल था, पर उससे भी अधिक जटिल क्या है, कार्यपालिका शक्ति का वितरण है। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से लेकर अनुच्छेद 263 तक केंद्र तथा राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध क्या हैं, बताए गए हैं और संघ को राज्य की तुलना में अधिक कर्तव्य और दायित्व क्या हैं, सौंपे गए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक संबंधों में भी हम कह सकते हैं कि केंद्र हमें अधिक शक्तिशाली दिख रहा है। साधारणतया प्रशासनिक वितरण विधायी शक्तियों के वितरण की योजना का विस्तारवान है, अर्थात जो प्रशासनिक शक्तियां हैं यानी कि कार्यपालिका शक्तियां हैं, वो क्या है, विधायी शक्तियों के वितरण के ही क्या है, भांति होती है। यानी कि जिस विषय पर कानून केंद्र बना रहा है उस विषय पर क्या है, कार्यपालिका, यानी कि चाहे आपको टैक्स वसूली करनी है, चाहे उस कानून को लागू करवाना है, तो जिसको केंद्र बना रहा है उसे लागू भी केंद्र करे और जिसे राज्य बना रहा है उसे लागू भी राज्य करे। किंतु प्रशासनिक जो वितरण है भारत में ऐसा नहीं है। यहां हमको थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है प्रशासनिक नियंत्रण में। कई बार ऐसा होता है कि कानून केंद्र बना रहा है और लागू राज्य कर रहा है, या कानून राज्य बना रहा है और उसका जो टैक्स वसूली है वो कौन, केंद्र कर रहा है। तो ऐसा देखने को भी हमको मिलता है। तात्पर्य क्या हुआ कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उसके अपने राज्य क्षेत्र पर होगा और ऐसी विषयों के बाबत होगा जिन पर उसकी विधायी क्षमता है। यानी कि वो बात तो ठीक हो गई कि जिस पर राज्य कानून बना रहा है उस पर वह कार्यपालिका शक्ति भी रखेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 में यह वर्णन किया गया है। और जहां तक संघ का प्रश्न है, उसकी कार्यपालिका शक्ति कहाँ है, निम्नलिखित विषयों तक होगी। कौन कौन से विषय हैं, उन विषयों तक जिनके बाबत संघ को विधि बनाने की अनन्य शक्ति है, यानी कि संघ सूची के विषयों पर, और किसी संधि या करार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग। अर्थात कोई संधि है राज्य और केंद्र के मध्य हुई है, तो उस संधि को पूर्ण करने के लिए भी क्या है, जो राज्य केंद्र को शक्ति दी हुई है उसमें भी क्या है, केंद्र प्रशासकीय शक्ति रखता। तो जो समवर्ती सूची है उसकी जो विषय है उसके वितरण के संबंध में क्या है, हमको यहाँ कुछ नवीनता देखने को मिलती है। कहने का तात्पर्य है कि जो विधायी शक्तियाँ थी संघ सूची और राज्य सूची के संबंध में, वैसी ही हमको प्रशासकीय शक्ति देखने को मिलती है संघ सूची और राज्य सूची के संबंध में। पर जो समवर्ती सूची है वहाँ हमको विधायी शक्तियों से थोड़ा अधिक अंतर देखने को मिलता है। क्या अंतर है,
सामान्यतया समवर्ती सूची के संबंध में सामान्यतया कार्यपालिका शक्ति राज्यों की होगी, किंतु संविधान या संसद की किसी विधि के संघ को अभिव्यक्त रूप से ऐसे कृत्य प्रदत्त करने वाले उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्यों को शक्ति मिलेगी। क्या है? सामान्यतः शक्ति किसके पास है? राज्यों के पास है, प्रशासनिक संबंधी, पर किसी न किसी कानून के माध्यम से वो उनके पास होगी। बनाया गया हो, संसद ने बनाया हो, पर किसी न किसी कानून के तहत ही क्या है, उनके पास समवर्ती सूची के विषय में शक्ति होगी। और ये क्यों किया गया है ऐसा? क्योंकि भारत शासन अधिनियम जो 1935 था, उसमें यह उपबंधित किया गया था कि संघ राज्यों की कार्यपालिका को समवर्ती विषय से संबंधित केंद्रीय विधि के क्रियान्वयन के लिए निर्देश दे सकता है। यानी कि जो केंद्रीय व्यवस्थापिका है या केंद्रीय कार्यपालिका है, वो क्या है, राज्यों की कार्यपालिका को निर्देश दे सकती है कानूनों के क्रियान्वयन के लिए। किंतु इसमें क्या हुआ, समवर्ती विषय के संबंध में कहीं ना कहीं यह प्रयोग में नहीं लाई जा सकी। इसलिए जो भारतीय संविधान के निर्माता थे, उन्होंने इस दुविधा से बचने के लिए इस प्रावधान को किया कि संघ यदि उचित समझे तो समवर्ती विषयों से संबंधित संघ की विधि का प्रशासन स्वयं कर सकेगा। अगर चाहता है तो समवर्ती सूची के विषय में या तो स्वयं कानून बना ले, प्रशासकीय नियंत्रण कर ले, या फिर राज्यों को भी वह नियंत्रण दे सकेगा। और इसका परिणाम क्या हुआ कि समवर्ती विषयों से संबंधित कार्यपालिका शक्ति किसके पास आ गई? राज्यों के पास आ गई। किंतु इसके दो अपवाद भी हैं। कौन कौन से अपवाद हैं? पहला, जब ऐसे विषय से संबंधित संघ की विधि कोई कार्यपालिका कृत्य को विनिर्दिष्ट रूप से संघ में विहित करती है। जब ऐसे विषय से संबंधित संघ की विधि कोई कार्यपालिका कृत्य को विनिर्दिष्ट रूप से संघ में विहित करती है, इन संघ विधियों में विनिर्दिष्ट कृत्यों के बाबत कानून के माध्यम से कोई कार्यपालिका शक्ति हमने संघ के पास रखी हुई है, तो ऐसे कानूनों पर क्या है, कार्यपालिका शक्ति राज्यों की नहीं होगी। एक बार फिर समझने का प्रयास करें। समवर्ती सूची का विषय है, वहां कानून केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है, किंतु कार्यपालिका शक्ति किसके पास रहेगी? राज्यों के पास रहेगी। पर कोई ऐसा कानून अगर संविधान में उल्लेखित किया गया है, कोई बात ऐसी उल्लेखित की गई है कि इन विषयों पर, इन समवर्ती सूची के विषयों पर जो प्रशासकीय शक्ति है, जो कार्यपालिका शक्ति है, वो केंद्र के पास रहेगी, या तो संविधान में उल्लेखित किया गया है या किसी कानून के माध्यम से ऐसा उल्लेख कर दिया गया है, तो उन विषयों पर कार्यपालिका शक्ति किसके पास आ जाएगी? केंद्र के पास आ जाएगी। अब समझ गए होंगे आप। अन्यथा किसके पास रहेगी कार्यपालिका शक्ति? राज्यों के पास रहेगी। दूसरा अपवाद क्या है? कार्यपालिका का कोई कृत्य जो संविधान में विहित उपबंध द्वारा संघ को सौंपा गया हो। समवर्ती सूची का कोई विषय जो क्या है, संविधान में ही क्या है, उसका उल्लेख करके किसको सौंप दिया गया है? संघ को सौंप दिया गया है, तो उस पर कार्यपालिका शक्ति किसकी रहेगी? संघ की रहेगी। अब कुछ बातें और है इसमें। कार्यपालिका का कोई कृत्य जो संविधान में विहित उपबंध द्वारा संघ को सौंपा गया है, किसी संधि या अंतर्राष्ट्रीय करार को क्रियान्वित करने की कार्यपालिका की शक्ति अनन्यता संघ को है। केंद्र को थी ही, उस पर कार्यपालिका शक्ति भी किसके पास है? केंद्र के पास है। इस बात को आप बहुत ध्यान रखना, इस बात का, चाहे वह विषय संविधान की 7वीं अनुसूची के किसी सूची में हो। किसी सूची का अर्थ क्या है?
केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, किसी भी सूची में हो। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय करार है तो उस संबंध में कार्यपालिका और विधायी शक्तियां किसके पास है? केंद्र के पास है। इस चीज का ध्यान रखना। संघ को अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कुछ विषयों में राज्य सरकारों को निर्देश देने की शक्ति है। अभी तक तो हमने केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों को देखा, अब हम इनको बहुत बारीकी से देखने का प्रयास करेंगे। पहले देख लेते हैं कौन कौन से वो बातें हैं जब संघ क्या है, राज्य सरकारों को निर्देश देने की शक्ति रखता है। पहला है, सामान्य परिस्थितियों में भी संविधान राज्यों के ऊपर केंद्र के नियंत्रण का उपबंध करता है, जो निम्न प्रकार है। सामान्य परिस्थितियां कहने का अर्थ है जब आपातकाल ना हो, उसी को हम सामान्य परिस्थितियां कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में। तो उस समय भी क्या है, केंद्र राज्यों के ऊपर नियंत्रण रख सकता है कार्यपालिका शक्ति के रूप में। तो वो कौन कौन से हैं? पहला, संघ द्वारा राज्यों को निर्देश, यानी कि केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश देना। अनुच्छेद 256, 57, 55, 39, 339, इस पर हम अभी बात करेंगे। दूसरा है, संघ कृत्यों को राज्यों को सौंपना। संघ के कार्य हैं किंतु सौंपे किसको हैं? राज्यों को सौंप दिए, अनुच्छेद 258। उसके बाद तीसरा है, राज्य द्वारा अपने कृत्यों को केंद्र को सौंप। उसके बाद चौथा है, अखिल भारतीय सेवाएं। जो आपके अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, जिससे डीएम, आपके सचिव स्तर के जितने भी अधिकारी होते हैं, ये सब चुनकर आते हैं। तो वो सारे अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से चुने जाते हैं। इस पर भी हम अभी बात करेंगे। अनुच्छेद 312 में इसका वर्णन है। केंद्रीय अनुदान, यानी कि केंद्र द्वारा राज्यों को जो अनुदान दिया जाता है उनकी योजनाओं को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि राज्यों के पास बहुत सीमित संसाधन होते हैं और उन सीमित संसाधनों में ही उसे क्या है, अपने राज्य का विकास और उसको प्रगति के पथ पर ले जाना होता है, अपनी योजनाओं को पूरा करना होता है। तो राज्य क्या है, बिना केंद्र के अनुदान के इन कार्यों को करने में अक्षम होता है। इसलिए केंद्रीय अनुदान पर भी हम बात करेंगे, जिससे कि क्या है, केंद्र राज्यों पर बहुत अधिक नियंत्रण रखता है। और अंतिम है, मतभेदों को कम से कम करने की विधियां और परामर्श संगठन। तो इन 5-6 बिंदुओं पर हम अभी चर्चा करेंगे। कोशिश रहेगी कि आज ही चर्चा पूरी हो जाए, पर अगर कुछ बिंदु रह जाते हैं तो इस पर हम कल इसको पूरा कर देंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं संघ द्वारा राज्यों को निर्देश। संघ द्वारा राज्यों को निर्देश या निर्देश। संघ, केंद्र, इनका शब्दों का बार बार प्रयोग कर रहा हूं, तो केंद्र और संघ एक ही होता है, आप ध्यान रखिएगा इस बात का। केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश देने की व्यवस्था संघीय व्यवस्था के विपरीत होती है। संघीय व्यवस्था के विपरीत होती है का अर्थ है कि संघात्मक शासन के विपरीत होता है, यानी कि एकात्मक शासन व्यवस्था बन जाएगी। अगर केंद्र या संघ राज्यों को निर्देश दे रहा है, निर्देश देने की व्यवस्था संघीय व्यवस्था के विपरीत होती है और यह किसी भी परिसंघीय संविधान में नहीं पाई जाती है। परिसंघीय यानी कि संघात्मक शासन में नहीं पाई जाती है। किंतु भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था को क्या है, समाविष्ट किया गया है। यानी कि भारतीय शासन जो संघात्मक व्यवस्था है, वहां हमने ऐसी व्यवस्था को भी रखा हुआ है कि केंद्र क्या है, राज्यों को निर्देश दे सकता है। कब कब दे सकता है, आइए देखते हैं। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, अनुच्छेद 256, 57, 355, 339, इसको देखते हैं बारीकी से। अनुच्छेद 256 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसी विद्यमान विधियों का जो उस राज्य में लागू हैं, अनुपालन सुनिश्चित रहे। अनुपालन सुनिश्चित रहे और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। कहने का तात्पर्य है, अनुच्छेद 256 में स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का क्या है,
इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा, यानी कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसी विद्यमान विधियों का, चाहे वो व्यवस्थापिका ने बनाई है चाहे वो कार्यपालिका ने बनाई है, किसी भी प्रकार की विधि का है राज्य में है, अगर वो कोई विधि राज्य में है तो उस राज्य में लागू है अनुपालन, यानी कि उस विधि का क्या ना हो, उल्लंघन ना हो। और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को उस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो, यानी कि लिए क्या है, राज्यों को निर्देश दे सकता है अनुच्छेद 256 के अनुसार। और इस प्रकार के निर्देश आपने लॉकडाउन की अवधि में बहुत सारे देखे होंगे। लॉकडाउन 1 केंद्र का निर्देश, लॉकडाउन 2 केंद्र के निर्देश और राज्यों को मानना बाध्यकारी। 1-2 तक तो कोई दिक्कत नहीं आई, पर 3-4 से आपने देखा होगा, लॉकडाउन 3-4 से राज्य नहीं चाहते थे कि लॉकडाउन खोला जाए, किंतु केंद्र के आदेशों के कारण राज्यों को खोलना पड़ा। इसके अतिरिक्त जो आपकी परीक्षाएं हैं, आपने देखा होगा यूजी पीजी बड़े की फाइनल ईयर की परीक्षाएं हैं, केंद्र के आदेशों के तहत ही क्या है, राज्य सरकारों को करवानी पड़ी और वर्तमान में संचालित हो रही है। तो क्या है, राज्य अपने कानून के माध्यम से राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है उनको बाध्य कर सकता है कार्य करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय विधियों के अनुपालन में कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसलिए संघ को यह शक्ति प्रदान की गई है। केंद्र के किसी योजना को या केंद्र के कोई भी नियम शक्ति है उसके अनुपालन में राज्य बाधा न डाल सके, इसलिए केंद्र को क्या है, यह शक्ति दी गई है। उसके पश्चात अब हम देखते हैं अनुच्छेद 257। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 257 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यानी कि राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार करेंगे कि अगर संघ की कोई कार्यपालिका शक्ति उस राज्य में विद्यमान देने तक होगा जो भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। वही पहली वाली बात है, उसमें समस्त शक्तियां आ गई थी, यहाँ कार्यपालिका शक्तियां हैं। जो अनुच्छेद 256 में मैंने आपको बताया वहां समस्त शक्तियां थी, केंद्र विधायी दोनों हो सकती है। यहाँ स्पेशली कार्यपालिका शक्ति की बात की गई है, बाकी चीजें सेम है। खंड 2 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को ऐसे संचार साधनों के निर्माण, बहुत ध्यान से सुनिएगा संचार साधनों वाली बात, क्योंकि यह समझने में कहीं ना कहीं बड़ा समय आपको लग सकता है। खंड 2 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को ऐसे संचार साधनों के निर्माण और बनाए रखने के बारे में निर्देश देने तक भी होगा जिसका राष्ट्रीय या सैनिक महत्व का होना उस निर्देश में घोषित किया गया है। यानी कि केंद्र चाहता है कि राज्य में कोई संचार साधन का निर्माण किया जाए जो कि राष्ट्रीय या सैनिक महत्व का है, तो राज्य उसके लिए क्या है, बाध्यकारी होंगे उस निर्माण को करने के लिए। या अगर कोई निर्माण पहले से हुआ है तो उसको ध्वस्त नहीं कर सकते, उसको वो उसी प्रयोग के लिए बचा के रखेंगे। उदाहरण समझते हैं अपने उत्तराखंड से, गोचर हवाई पट्टी, इसके अतिरिक्त जो ये 4 धाम योजना है, क्या है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और केंद्र इसका प्रयोग किसके लिए करता है, सैन्य महत्व की सड़कें हैं और राष्ट्रीय महत्व की सड़कें हैं। इसलिए इस उसका खर्चा कौन वहन करेगा। तो अब मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होंगे कि जो राज्य को ऐसे संचार साधनों के निर्माण और बनाए रखने के बारे में निर्देश देने तक भी होगा
जिसका राष्ट्रीय या सैनिक महत्व का होना उस निर्देश में घोषित किया गया है। यानी कि केंद्र निर्देश दे रहा है कि ये सड़कें या ये संचार माध्यम क्या हैं, राष्ट्रीय महत्व के हैं, इसलिए आप इनको बनाए रखेंगे, या तो निर्माण करो या बना के रखो। परंतु इस खंड की कोई बात किसी राजमार्ग या जलमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग या राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने की संसद की शक्ति को अथवा इस प्रकार घोषित राजमार्ग या जलमार्ग के बारे में संघ की शक्ति को अथवा सेना, नौसेना और वायुसेना संकर्म विषयक अपने कृत्य के भाग रूप संचार साधनों के निर्माण और बनाए रखने की संघ की शक्ति का निर्बंधन करने वाली नहीं मानी जाएगी। यानी कि केंद्र चाहे तो ये कह सकता है राज्य को कि आप संचार माध्यमों का क्या करें, विस्तार करें। आपने ये सड़क, अगर आप ये समझिए चमोली तक होती तो हमारा बॉर्डर कहाँ है, नीतीमाणा, तो आप इस सड़क को बनाइए वहाँ तक। तो सड़क किस राज्य को बनानी पड़ती, राज्य के नियंत्रण में रहती, पर राज्य को बनानी होती। उसका जो पूंजी है वो केंद्र देता, भले उसको हम आगे देखने वाले हैं, और आप उसको उसी महत्व के लिए बना के रखें। दूसरा, राज्य ने बनाई और केंद्र ने घोषित कर दिया इसको राष्ट्रीय राजमार्ग। यह जो ये अलकनंदा नदी है इसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया। राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्र, पूरा केंद्र की योजनाएं, केंद्रीय मतलब किसी भी अंतर क्या है, राज्य केंद्र के पास शक्ति होगी कि किसी भी राज्य के राज्य राजमार्गों को केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर सके। उसके बाद इसका खंड 3 देखते हैं। इसके अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य में रेलों के संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में निर्देश देने तक भी होगा। यानी कि रेलों के संरक्षण का अर्थ यह है रेल पटरियों का विस्तार। जब रेल पटरियां विस्तारित होगी तभी तो रेलों का संरक्षण होगा। तो रेल से संबंधित जितने भी नियम कानून है उससे संबंधित बातें भी केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है कि आप रेल पटरी बनाओ। और फिर जब हम ये अनुदान पे जाएंगे तो उस अनुदान पे और आगे अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार क्या है, केंद्र किसी भी प्रकार का निर्देश अगर राज्य सरकारों को देता है तो उस पर लगने वाला जो इतना भी धन होता है वो केंद्र सरकार देती है, या तो देती है उसमें करार में होता है, अगर करार में नहीं है तो जितना भी खर्च लगेगा राज्य सरकार उसका बिल वाउचर केंद्र को देगा और केंद्र वो धन क्या है, राज्य को मुहैया कराएगा। उसके पश्चात खंड 4 को देख लेते हैं। इसके अनुसार जहां खंड 2 के अधीन संचार साधनों के निर्माण या बनाए रखने के बारे में, खंड 2 के अधीन यानी कि संचार साधन, और खंड 3 के अधीन किसी रेल के संरक्षण के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में। संचार साधन हो गए, चाहे आपकी सड़क है, अन्य प्रकार के संचार माध्यम है। तीसरा आ गया रेल। किसी राज्य को दिए गए किसी निर्देश के पालन में उस खर्च से अधिक खर्च हो गया है जितना कि केंद्र ने निर्धारित किया था कि ये रेल बनाओ, रेल पटरी बिछाओ और आपका खर्चा इतना है, परंतु आगे ज़्यादा नहीं दिया गया होता तो राज्य के प्रासामान्य कर्तव्यों के निर्वहन में खर्च होता। या फिर अगर कोई मार्ग राज्य बना रहा है किंतु केंद्र ने बोला 3 मीटर नहीं आप 5 मीटर सड़क बनाओ, तो 3 मीटर का खर्चा 10 करोड़ आ रहा था, 5 मीटर में वो 20 करोड़ हो गया, तो 10 करोड़ राज्य सरकार भुगतेगी और 10 करोड़ कहाँ से आएगा, केंद्र सरकार देगी। खर्च होता है वहाँ उस राज्य द्वारा इस प्रकार किए गए अतिरिक्त खर्चों के संबंध में भारत सरकार द्वारा उस राज्य की ऐसी राशि का जो करार पाई जाए या करार के अभाव में ऐसी राशि का जिसे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करे संदाय किया जाएगा, यानी कि उसका भुगतान किया जाएगा। तो मेरा अनुमान है आपके ये बातें समझ में आई होगी। कुछ अनुच्छेद को हम अभी और देख लेते हैं। अनुच्छेद 355, चलिए अनुच्छेद 355 को और देख लेते हैं, कल के दिन लिए निर्णय काफ़ी बड़ा रह जाएगा। अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य होगा
कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करें और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करें। तो केंद्र के पास 355 के अनुसार शक्ति है। आप जानते हैं 352 से लेकर 360 तक क्या है, आपातकालीन घोषणाएं हैं, और 355 के अंतर्गत जो है 52 से 55 तक क्या है, जो राष्ट्रीय आपात है उसका प्रावधान है। तो 355 के अनुसार क्या है, अगर कोई भारी आक्रमण होता है या आंतरिक अशांति होती है, गृह युद्ध जिसे बोलते हैं, तो उस संबंध में केंद्र क्या है, करेगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए निर्देश में आवश्यक बताई गई स्कीम योजनाओं के बनाने और निष्पादन के बारे में है। यानी कि अनुच्छेद 339(2) के अनुसार अनुसूचित जनजातियों को लाभ देने के लिए या उनसे संबंधित उनके विकास, उनके कल्याण के लिए भी केंद्र सरकार राज्य सरकारों को, जो उनकी कार्यपालिका है, उनको निर्देश दे सकती है। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यानी कि मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा मिल सके उसका प्रयास केंद्र करेगा। और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता हो। यह बात लिखी है अनुच्छेद 350 क में। अल्पसंख्यक वर्गों के संबंधित है। इन अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के लिए भी केंद्र क्या है, राज्यों को निर्देश दे सकता है। उसके पश्चात संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार, हिंदी, चलिए इसको मैं बिना पढ़े आपको सीधा समझा देता हूँ। हिंदी और भारतीय संविधान में जो 22 भाषाएं दी गई है भाग 8 में, उन भाषाओं के विकास, 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं दी गई है और हिंदी, इसमें विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पद, उनके विकास के लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं केंद्र के द्वारा, उसके लिए लिखी हुई है। 351 के तहत राष्ट्रभाषा हिंदी और भारतीय संविधान के भाग 8 में जो 22 भाषाएं दी गई है, उनके विकास, उनकी समृद्धि के लिए केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है अनुच्छेद 351 के तहत। उसके पश्चात आपात की उद्घोषणा के दौरान संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को इस बारे में निर्देश देने तक होगा कि वह राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से प्रयोग करे, अनुच्छेद 353 क। फिर आप जानते हैं 353 में जो है केंद्रीय आपात की बात आती है। तो केंद्रीय आपातकाल के दौरान कोई राज्य सरकार किस प्रकार कार्य करेगी, यह केंद्र सरकार निर्धारित करती है, जिससे राज्य सरकार को निलंबित किए बिना, राज्य सरकार निलंबित नहीं की जाएगी, संघ के नियंत्रण में उसको लाया जाता है। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है, काफ़ी लंबा समय हो गया। तो इसके आगे के जो बिंदु हैं, वित्तीय आपात है, इसके अतिरिक्त संघ कृत्यों का राज्यों को सौंपना है, राज्यों द्वारा अपने कृत्यों को केंद्र को सौंपना है, अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय अनुदान, तो इन पे हम कल बात करेंगे और इस टॉपिक को पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत